अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम अगेन टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सो सभी अच्छे से होंगे, ठीक ठाक होंगे। और मैं भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे एकदम बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज है जनाब लॉन्ड्री डे और इतनी ज़्यादा लॉन्ड्री हुई थी ना घर पर। मैं वैसे तो कोशिश करती हूँ रोज़ रोज़ धो लूँ, पर इतने कपड़े हो जाते हैं ना, कपड़े और बर्तन और घर का कूड़ा, ये मैं कहती हूँ कि ख़त्म ही नहीं होने का नाम लेते हैं। कपड़े भी डेली बेसिस पे ही हो ही जाते हैं, बर्तन तो अल्लाह माफ़ करे इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि ना बाज़ दफ़ा इंसान इतना तंग आ जाता है ना। मेरे तो ग्लास ही नहीं मुकते, यकीन करो। मेरे तो सिंक में बच्चे एक दफ़ा ग्लास में पानी पी के आएंगे सीधा सिंक में, एंड देन दूसरा पी के आएगा वो भी सीधा सिंक में। तो इतना ज़्यादा समझाते हैं ना हम लोग, बचपन में यही कुछ करते थे, अब हमारे बच्चे बचपन में वही रंग दिखा रहे हैं हम लोगों को। तो बस फिर इसी तरह मेरी सास कहती होती हैं कि ना कूड़ा जो है ना वो भी नहीं ख़त्म होता है। कूड़ा भी एक एक दिन में इतना इतना ज़्यादा हो जाता है ना, जैसे पता नहीं हमने कितना ही कुछ पका लिया हो। तो बस यहाँ पे ना आज फिर मैंने ना पहले सुबह उठते साथ ही ना कपड़े यहाँ पे धोए हैं। और कपड़े जो है ना वो साथ साथ धुल रहे थे, साथ साथ मैं फैलाती जा रही थी। और साथ ही जी गरम गरम तवे से उठ रहा है धुआं। और ये तवा जो है ना वो मैं रख कर गई थी, ताकि जो है ना बस मैं फटाफट से ना नाश्ता बना के दूँ, अपने लिए बनाऊँ, हस्बैंड के लिए बनाऊँ। और जो है ना आजकल मौसम आपको पता है चेंज हुआ है थोड़ा सा ना, गर्मी भी नहीं है सर्दी भी नहीं है, ठीक है। मेरा तो लॉन में बड़ा अच्छा गुजारा चल रहा है। पिछले व्लॉग में भी आप लोगों से यही डिस्कस कर रही थी। जब मैं सुबह सुबह उठूँ ना फजर की नमाज़ के टाइम पे, उस टाइम मुझे बड़ी ठंड लगती है। रोज़ उस टाइम मेरी नीयत बन जाती है कि आज तो मैंने ना सर्दियों के कपड़े निकाल लेने हैं। लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ता है ना और आहिस्ता आहिस्ता कामों में लगती हूँ तो फिर से नॉर्मल हो जाता है सारा कुछ तो मेरी नीयत फिर से ख़राब हो जाती है। मैं कहती हूँ अभी तो आई नहीं है सर्दी, तो क्या फ़ायदा निकालने का। तो सुबह जो होता है ना काफ़ी ठंड ठंड सी होती है, वज़ू करो तो बहुत ठंड लग रही होती है एकदम से। तो बस फिर ना मैं यहाँ पे ना नाश्ता बना रही थी और मियाँ साहब भी किचन में ही आ गए थे, क्योंकि मौसम जब चेंज हो जाए ना जनाब तो किचन में बैठने का भी एक अलग ही मज़ा होता है। सारी फैमिली किचन में आ जाती है, बच्चे माशाल्लाह से, और सारे लोग। हम लोग ना खुद भी बचपन में इसी तरह करते थे। अम्मी खाना बनाती थी, गरम गरम रोटियां, मूली के पराठे, आलू के, या कुछ भी नाश्ता बना रही होती थी ना, तो अम्मी ने आवाज़ देनी कि आ जाओ सारे किचन च। तो हम लोग ना सारे किचन में आ जाते थे, अपनी अपनी चौंकियाँ पीढ़ियाँ रख कर बैठ जाते थे। क्योंकि तब जो है वो ज़्यादा आपको पता है कि नीचे ही बैठ के ना ज़्यादातर लोग पकाते थे। ये खड़े होने वाला ट्रेंड जो है ना ये बाद में आया है काफ़ी। अब तो किचन में जो है वो ज़्यादातर जो मोस्टली किचन है ना वहाँ पे खड़े होके पकाते हैं सभी लोग। तो पहले ये होता था कि किचन में चूल्हा नीचे पड़ा होता था, सारी फैमिली जो है ना वो इर्द गिर्द जो है वो दायरा बना के बैठ जाती थी और बड़ा मज़ा आता था। गरम गरम रोटियाँ, पता भी नहीं चलता था कि कितनी ज़्यादा खा ली है ना। उस टाइम पे पतले होने के स्यापे होते थे, पता नहीं वो शायद हम लोग घर के खाने ज़्यादा खाते थे, बाहर ये बर्गर वगैरह वाली शॉप्स नहीं होती थी ज़्यादा। अच्छा, जो लोग 90 के किड्स हैं ना, 80-90 के, वो लोग इस बात से इत्तफ़ाक़ करेंगे कि ना तो हमारे ज़माने में बाहर ये फ़ास्ट फूड की शॉप्स होती थी ज़्यादा, और ना ही जो है ना वो जगह जगह पे इतना बारबेक्यू और ये सारी चीज़ें इतनी नहीं बिकती थी। अब तो आप खैर घर से बाहर निकले तो आपको इतनी अट्रैक्शंस है ना कि आपका दिल कर ही पड़ता है कुछ ना कुछ खाने का। तो जब अट्रैक्शंस नहीं थी तो घर की बनी हुई गर्मा गर्म रोटियाँ, सालन, फ्रूट्स और दूध और जो भी चीज़ें घर में आती थी ना बड़ी मज़े की लगती थी। इवन कि मैं कहती हूँ जो बासी रोटियाँ भी होती थी ना, जैसे सुबह की बनी हुई है और वो हॉट पॉट में पड़ी हुई रह गई है और भूख लग गई है, तो हांडी में से भुनता हुआ मसाला लेके भी उस रोटी के साथ खाते थे ना, तो मैं कहती ओए होए कोई चस आती थी। लेकिन अब जो है, अब तो खैर अट्रैक्शंस इतनी ज़्यादा हो गई हैं कि रोटी नहीं पकी तो चलो ये मंगा लो, वो मंगा लो, ये खा लो, वो खा लो। तो मैं जी कहती हूँ कि कभी कभी जनाब लेस ऑप्शंस भी आपकी सेहत के लिए अच्छे होते हैं। जितना ज़्यादा पैसा आ जाए, जितने ज़्यादा ऑप्शन हो जाए ना, उसी तरह हमारी सेहत भी ज़्यादा ख़राब होना शुरू हो जाती है। तो अभी ये मैट जो है ना बहुत गंदा हुआ हुआ था काफ़ी दिनों का, किचन का ये हमारा मैट है, मैंने सिंक के पास ना इसको रखा होता है। तो फिर मैंने ना इसको जल्दी से सरफ़ लगा के धोया और मौसम इतना निखरा निखरा था। बस ना मिट्टी आजकल बहुत ज़्यादा आ जाती है, फर्नीचर एक दिन में साफ़ करो ना तो थोड़ी देर बाद ये मतलब इतना ऐसे लगेगा जैसे मिट्टी इस पे से साफ़ ही नहीं की है। तो अभी बच्चे जो है ना वो इनको मैं लगाने लगी थी इनके सर पर ऑयल, और इनकी आज ना मैं अच्छे से मालिश करने लगी थी सर की। और बहुत सारी ना मेरी बहनें अक्सर मुझे वीडियो में पहले भी पूछती रही हैं कि आप अपने बच्चों के बालों पे ना क्या करती हैं, इनके बाल हेल्दी हैं। तो इनके बाल जो है ना जीन्स में ही, मेरे अपने बाल बहुत हेल्दी थे, मेरी अम्मी के बाल भी हेल्दी थे। वो अलग बात है कि अब मेरे बाल जो है वो उतर उतर के जो है ना वो थोड़े रह गए हैं। लेकिन ये है कि मेरे बचपन में इसी तरह के बाल थे और इवन कि मेरी शादी के बाद तक भी बाल इसी तरह थे। लेकिन फिर वो होता है ना कि बस फिर बच्चे आपके हो जाते हैं और फिर 100 चीज़ों की कमियां हो जाती हैं।
तो ख़ैर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी इतने बुरे नहीं हुए मेरे बाल। और बस यही है बच्चों के बालों का राज। और दूसरी बात ये कि बच्चों के बालों पे जो है ना वो मैं ऑयलिंग वगैरह कर देती हूँ। बस ये कि मैं स्कैल्प के ऊपर ना इस तरह फिंगर पोर्स से अपनी फिंगर्स के इस तरह ऑयलिंग मसाज कर देती हूँ उनके बालों पे। तो आज तो मेरे पास सरसों का तेल था, वरना मेरे पास आंवला का भी पड़ा होता है और कोकोनट का भी पड़ा होता है। तो जो भी मुझे मिलता है ना, ज़्यादातर मैं इनके बालों में आंवला का तेल लगाती हूँ, कभी कोकोनट का लगाती हूँ। सरसों का तो मैं बिल्कुल नहीं लगाती हूँ। आज मेरे पास ख़त्म हो चुका था, तो हमारे करीब ही कोल्लू है, तो वहाँ से जो है ना अच्छा खालिस तेल मिल जाता है। तो हस्बैंड कह रहे थे कि जब वो अभी खुला नहीं हुआ, शाम को जाऊँगा तो लेके आऊँगा। तो फिर मैंने ना इनके सरसों का ही मैंने इनके सर पर लगा दिया था। दूसरा, अब तो मैं इतनी ज़्यादा ये स्कूल जाती है ना, तो इतना ज़्यादा मुझे टाइम नहीं मिलता कोई मास्क, हेयर मास्क वगैरह अप्लाई करने का। तो पहले पहले जब ये थोड़ी छोटी थी ना और इनकी पढ़ाई का बर्डन इतना नहीं होता था, जैसे आपको पता है कि बच्चों का नर्सरी प्ले ग्रुप या जो 1-2 में इतना ज़्यादा सिलेबस नहीं होता है, तो उस टाइम पे मैं ना मुझे काफ़ी टाइम मिल जाता था। तो मैं इनके बालों पे जो है वो दही और इस तरह के जो नॉर्मल हम घर में लगाते हैं ना देसी मास्क, और वो मैं इनके बालों पे लगाती थी, तो बाल बड़े शाइनी सिल्की सिल्की हो जाते थे। और दूसरी बात ये है कि जिन लोगों को बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होता है ना, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरा बहुत हेयर फॉल हुआ था ऐसे जैसे बस बंदा ना गंजा होने वाला रह जाता है। तो मैंने अपने बालों का ना हेयर फॉल बड़ी देर बाद मुझे समझ आई थी कि एक्चुअली में मसला क्या हुआ है मेरे बालों के साथ। अक्सर तो हमें समझ ही नहीं आती है, हम इतनी चीज़ें यूज़ करते हैं ना, इतने ऑयल लगाते हैं, शैम्पू बदल बदल के इस्तेमाल करते हैं और मल्टीविटामिन्स भी खा रहे होते हैं, लेकिन बाल होते हैं कि वो रुकने का नाम ही नहीं लेते हैं। हम कहते हैं हाय हाय पता नहीं क्या स्यापा पड़ गया, नज़र ही लग गई है किसी की, उतरना ही शुरू हो गए हैं, बंद ही नहीं हो रहे हैं। तो मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था। तो मैं आपको बताऊंगी कि मैंने अपने बालों को जो है ना वो किस तरह रोका और किस तरह वो रुक गए। ठीक है, वो अलग बात है कि लॉस तो बहुत ज़्यादा हो जाता है ना, बाल जब रोज़ रोज़ उतरते हैं तो आपकी आंखों में आंसू आते हैं कि इतने ज़्यादा बाल आपके उतरते जा रहे हैं, आपके हाथों से छूटते जा रहे हैं और आप देखते ही रह जाते हैं और आप कुछ कर ही नहीं पाते हैं। क्योंकि मेरा इतना ज़्यादा एक्सट्रीम होता था ना कि नहाए बालों पे शैम्पू लगाया है तो तब वो अलग से गीले बाल जो है आप जब नीचे से खींचते हैं ना तो ऐसे उतरने जैसे रेशम के धागे बस निकल निकल के जा रहे हैं। और फिर जब मैंने कंघी करना उनको तब उन्होंने अलग से उतरना, और अगर कभी ऑयलिंग ही कर लेनी तो वो एक अलग से आपा पड़ जाना, फिर मेरे बालों ने इतना उतरना। तो गर्ज ये कि 3-3 दफ़ा बाल उतरने। मैंने कंघी करने से भी, हेयर ब्रश करने से भी मैं डरती होती थी बहुत ज़्यादा, हर टोटका कर लिया, हर चीज़ कर ली। और फिर मुझे काफ़ी टाइम बाद समझ आई कि बालों को किस तरह ट्रीट करना है, क्या क्या चीज़ें करनी है। थी तो काफ़ी छोटी छोटी बट बहुत इफ़ेक्टिव रही मेरे लिए। तो अगर आप लोगों का भी हेयर फॉल इस तरह का है ना तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी इसी के ऊपर, आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो अभी जनाब यहाँ पे मैं आ गई हूँ किचन में, और सारा दिन ना लॉन्ड्री कर कर के मैं तो थक गई थी। और ख़ैर वो ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है, लेकिन फिर भी चलते फिरते जो है ना वो ज़ाहिर बात है इंसान थक ही जाता है। तो अभी मैं यहाँ पे बनाने लगी हूँ आलू मेथी का सालन। और मेथी एक वाहिद चीज़ है जिस पे हमारे घर में सारे लोग एग्री होते हैं, सारों को ये खाने में अच्छी लगती है, किसी का मुंह नहीं बनता, कोई ना नहीं कहता है। और ये वो वाहिद सब्ज़ी है मेरे ख़्याल से, अगर मैं गेस करूँ ना, वरना टिंडे, घिया और गोभी, करेले, भिंडी किसी न किसी की ना होती है, एक की दो कह देंगे पका लो घर के फ़र्द में से ना। खैर मैंने तो पकाने वाली हूँ, मुझे तो लगता है कि सारी सब्ज़ियाँ ठीक है, बस पकाने की करो। लेकिन जब घर वालों से पूछो ना तो 2 मान जाएंगे, 1 नहीं मानेगा, 1 मान जाएगा, 2 नहीं मानेंगे। अभी हमारी छोटी सी फैमिली माशाल्लाह जिनके ज़्यादा होते होंगे तो फिर ज़्यादा ही नखरे होते होंगे। मैं बहुत ही आसान तरीके से अपनी अम्मी के मेथड से बनाती हूँ। एक तो ये बहुत आसान है, ज़्यादा सारा ऑयल लेके ना तो मैं उसके अंदर मेथी भून लेती हूँ, 15 मिनट तकरीबन भूनती हूँ मीडियम सी फ्लेम पे। और उसके बाद इस तरह बारीक कटे कटे ज़्यादा सारे आलू मैं इसमें डाल देती हूँ, जैसे आपको ज़्यादा ही नज़र आ रहे हैं। एंड देन उसके अंदर जो है ना नमक मिर्च हल्दी डाल के इसको दम पे लगा देती हूँ, और मज़ेदार खुशबूदार मेथी तैयार हो जाती है। तो मुझे ये एक तो तरीका आसान भी लगता है, और एक ये मज़े की बहुत बनती है, हम लोग घी वाली रोटियों के साथ खाते हैं तो बहुत मज़ा आता है। तो बस यहीं पे आज के व्लॉग को एंड करती हूँ। मज़ा आया आप लोगों के साथ बातें करने का, और आई होप कि आपको मेरी बातें सुनने का मज़ा आता हो तो मैं तो अपने व्लॉग्स बनाते बहुत एंजॉय करती हूँ। तो चलो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलूंगी। अपना ख्याल रखो, अपनों का ख्याल रखो, पर अपना बहुत सा ख्याल लाजमी ज़रूर रखो। चलो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।